मैं प्रोफेसर सत्यनारायण सिंह SNKP गवर्नमेंट कॉलेज नीमका थाना डिपार्टमेंट ऑफ ABSD में हूँ। विद्यार्थियों, आयुक्तालय के आदेश के अनुसार इस कोरोना महामारी की वजह से जो बहुत सी समस्याएं आई हैं, एग्जामिनेशन बीच में अवरुद्ध हो गए और एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन जारी शुरू हो गई है। आज 16 जून से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और MCOM फाइनल के एडमिशन जारी हैं। इसी अवधि के दौरान आयुक्तालय का आदेश है कि रोज़ाना प्रोफेसर्स को एक लेक्चर विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड करना चाहिए और उसको YouTube पे अपलोड करना चाहिए। इसी क्रम में आज 16 जून 2020 को मैं BCom सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ABSD पेपर फर्स्ट जो इनकम टैक्स का पेपर है वो मैं महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ और BCom सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के क्लास में ये मेरा आज पहला लेक्चर है इनकम टैक्स का, आयकर का। बच्चों, कर के बारे में आपने बहुत सुना है, टैक्स। ये विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि सरकार अपने राज कार्यों को चलाने के लिए और सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए पुलिस, हॉस्पिटल, स्कूल, विभिन्न प्रकार के सरकार के कार्य होते हैं। तो सरकार को राज कार्य चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। अब वो पैसे कहाँ से आए? तो इसके लिए ये कर लगाना, इसकी शुरुआत हुई। कर लगाने की शुरुआत तो पुराने टाइम से ही है। राजा महाराजाओं का जब राज था उस समय भी प्रजा के ऊपर कर लगाए जाते थे ताकि वो अपना राज कार्य, जनता की भलाई के जितने भी काम है, पढ़ाई से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, रोड सुविधाओं से संबंधित, पेयजल व्यवस्था, ये सब समाज कल्याण के कार्यों के लिए सरकार को पैसा चाहिए। इसलिए कर लगाने की आवश्यकता पड़ी। अब अपने देश में भी दो प्रकार के कर की व्यवस्था है भारतवर्ष में। एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या है कि एक तो कर देने वाला व्यक्ति होता है और एक सरकार पैसे प्राप्त करने वाली कर के। तो इसमें डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में दो ही पार्टी है, करदाता और सरकार। यानी कि करदाता अपना कर निर्धारण करके रिटर्न फाइल करेगा और सरकार को पैसा जमा करा देगा। कोई इसमें मीडिएटर की आवश्यकता नहीं। और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अब उसमें क्या है कि करदाता और कर प्राप्त करने वाली सरकार, उसके बीच में एक मीडिएटर आ जाता है। मीडिएटर, बीच में एक व्यक्ति और आ जाता है। जैसे ये व्यापारी वगैरह जो होते हैं, ये सरकार की तरफ से टैक्स कंज्यूमर से कलेक्ट करते हैं और फिर उस टैक्स को सरकार को जमा कराते हैं। जैसे आपके GST है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विस टैक्स। तो ये जो कर है, ये जो कर देने वाला व्यक्ति है उससे
ये बीच में व्यापारी या संस्थाएं इकट्ठा करती हैं और फिर सरकार को जमा कराती हैं। यानी इसमें तीन चीज होगी, तीन पार्टी होगी, सरकार, कर देने वाला और बीच में मीडिएटर। वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया आपका, जैसे जीएसटी। और जहां सीधा ही सरकार के खाते में करदाता जमा कराएगा वो आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, आयकर। अब भारतवर्ष में इनडायरेक्ट टैक्सेस की पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी। कई प्रकार के टैक्स अप्रत्यक्ष करके नाम से थे। एक्साइज ड्यूटी थी, ऑक्ट्राई थी, सर्विस टैक्स था। तो उन सभी करों को एक कर करके और सरलीकरण कर दिया गया। क्या बना दिया गया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। इसको अमल में लाया गया भारतवर्ष में, जो एक बहुत साइंटिफिक विधि है और इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी कम है, क्योंकि भारतवर्ष में भी शुरुआत ही है जीएसटी की। इसलिए धीरे धीरे जैसे ये टाइम बीतेगा तो इसकी जो नियम, कानून, फॉर्म्स वगैरह देने की विधि, ये सब सरलीकरण इसका होता जाएगा और बहुत अच्छा कलेक्शन सरकार के पास जीएसटी के रूप में आएगा। अब बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि कर क्या है। सरकार अपना राजकाज चलाने के लिए जनता से पैसे वसूल करती है कर के रूप में, और फिर उससे जन कल्याणकार अपना राजकार्य चलाती है। कर दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस मैंने बताया और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में दो ही पार्टी हैं, गवर्नमेंट टैक्स रिसीव करने वाली और करदाता, कोई मीडिएटर नहीं है। और इनडायरेक्ट टैक्स में तीन पार्टियां हैं, करदाता है, सरकार है और फिर बीच में मीडिएटर है, ये व्यापारी या अन्य व्यापारिक संस्थाएं जो सरकार की तरफ से टैक्स कलेक्ट करके फिर सरकार के खजाने में जमा कराती है। अब एक आयकर के विषय को समझने के लिए विद्यार्थियों, मैं कहता हूं कि किसी भी विषय को समझने के लिए, किसी भी क्षेत्र का अगर आपको ज्ञान लेना है तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उसके कुछ विशेष पारिभाषिक शब्द होते हैं। तो उन विशेष शब्दों का अर्थ जो है ना, वो आपको मालूम चलना चाहिए, तभी आप उस विषय को गहनता से समझ सकते हैं। जैसे मान लो, अगर आप कोर्ट से संबंधित किसी मामले को समझना चाहते हो तो कोर्ट की भी अलग एक टर्मिनोलॉजी है। वो शब्द अगर आपको आते हैं तभी आप कोर्ट की भाषा को समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। और मेडिकल फील्ड के अंदर भी कुछ टर्म्स हैं, अगर मेडिकल फील्ड में आप कुछ ज्ञान ज्ञात करना चाहते हैं तो उसकी भी कुछ टर्म्स वगैरह होती हैं, वो आपको समझ में आनी चाहिए। इसी तरह से आयकर को समझने के लिए आयकर के जो पहला पार्ट इसी चीज़ से संबंधित है कि कुछ इसमें टर्म्स हैं, कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, अन्यथा आप उस विषय को गहराई से समझ नहीं पाओगे, आपके समझ में कुछ नहीं है। अब इसमें मैंने आपको शुरू में बताया टैक्स क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, ये तो आपने समझ लिया। अब मैं आपको दो टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी भी आप कर के बारे में, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो जीएसटी हो, जहाँ भी आप किसी कर विशेषज्ञ से बात करोगे या टैक्स ऑफिस में जाओगे तो ये दो टर्म जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ ली जाती हैं काम में। कौन कौन सी? एक तो आपका होता है प्रीवियस ईयर, गत वर्ष, जिसको आप फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं, वित्तीय वर्ष भी बोल सकते हैं। और दूसरा आपका होता है कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष का अंग्रेजी में बोलते हैं असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर और कर निर्धारण वर्ष, ये क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, अन्यथा आप किसी भी जो टैक्स है उसके बारे में भली भांति उस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे। तो मैं आपको पहले ये समझाता हूं बच्चों कि वित्तीय वर्ष या गत वर्ष क्या होता है। देखो, वो 12 महीने की अवधि जो
सामान्यतः 1 अप्रैल से शुरू होती है और अगले साल 31 मार्च को समाप्त होती है। उस 12 माह की अवधि जिस 12 माह की आय के ऊपर कर लगाया जाता है, उस 12 माह की अवधि को क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर, गत वर्ष, या जिसको आप बोल सकते हो फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। अब अगर कोई बिजनेस मान लो बीच में शुरू होता है, 1 अप्रैल के बाद शुरू हुआ, तो शुरुआत से लेकर 31 मार्च तक की अवधि है वो उसका गत वर्ष हो जाएगा। और कोई बिजनेस अगर कंटिन्यू चला ही आ रहा है तो उसका गत वर्ष भी क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जैसे अभी मैं आपको करंट का उदाहरण दूं, तो अभी इसमें मान लो अभी अपना वर्ष चल रहा है 2020, तो 2020, और अब मान लो आपके पढ़ाई के पर्पज से मैं 1 साल पीछे चलता हूं, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स हैं ना, जो आपकी किताब आती है तो थोड़ा 1 साल पीछे लेकर के आपको चलना पड़ता है विद्यार्थियों के लिए, करंट में नहीं जाएंगे अभी। तो अब जैसे मान लो कि आपका गत वर्ष 2019-20 है, 2019-20, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की जो अवधि है वो आपका फाइनेंशियल ईयर है, वो आपका गत वर्ष है, प्रीवियस ईयर जिसको आप बोल सकते हो। क्योंकि आपके इस 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के इस 12 महीने की अवधि में जो भी आपके आय हुई है, टैक्सेबल इनकम, उसके ऊपर कर लगेगा, तो आपका फाइनेंशियल ईयर गत वर्ष माना जाएगा 2019-20। और दूसरा आपका जो साल आता है वो आता है असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। यानी कि जो आपका वित्तीय वर्ष है, गत वर्ष है, उसके तुरंत बाद के 12 माह की अवधि जिसमें आपके गत वर्ष की आय पे कर का निर्धारण किया जाएगा, उसको कहा जाता है असेसमेंट ईयर। जैसे अभी आपका मान लो कि आप बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, अभी आप जो इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आपके ये आएगा कि जो आपका प्रीवियस ईयर है 2019-20, और जो आपका असेसमेंट ईयर आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक आएगी उसमें आपको मिलेगा असेसमेंट ईयर 2020-21। तो 2019-20 का मतलब हुआ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये आपका गत वर्ष, फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलेंगे। और कर निर्धारण वर्ष, इसका जो असेसमेंट ईयर है वो हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये आपका असेसमेंट ईयर। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई आयकर के अंदर इनकम टैक्स में या किसी भी, जीएसटी भी हो सकती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं है, किसी भी कर निर्धारण के मुद्दे पर जहाँ भी कर निर्धारण होता है, टैक्स का असेसमेंट होगा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो उसमें आपके फाइनेंशियल ईयर, गत वर्ष और असेसमेंट ईयर की चर्चा जरूर होती है। तो ये कह सकते हैं कि जिस 12 माह की आय के ऊपर कर लगाया जाता है उस 12 माह की अवधि को तो गत वर्ष बोलेंगे, और उसके तुरंत बाद की जो 12 माह की अवधि है उसको आप असेसमेंट ईयर बोलेंगे। अब ये एक व्यापारी का, अगर आप आयकर चेक करना चाहते हैं या कोई रिफंड वगैरह की प्रॉब्लम है, या कहीं टैक्स कम बेसी चला गया, या कोई किसी करदाता का लिटिगेशन कोर्ट में केस चल रहा है, और आप उनके कर्मचारी हैं या उनके स्टाफ में हैं, आपको भेजा जाता है टैक्स एक्सपर्ट के पास कि भाई ये अपनी प्रॉब्लम है, इसको लेके सीए के पास जाओ, या टैक्स कंसल्टेंट के पास जाओ, या इनकम टैक्स ऑफिस में जाओ, या जीएसटी ऑफिस में जाओ। तो वहाँ ऑफिस वाले या जो भी कंसल्टेंट वगैरह हैं वो इन असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को बार बार अपनी जुबान पे लाएंगे। तो आपसे पूछेंगे भाई ये आपका जो मामला है ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का है और कौन से असेसमेंट ईयर का है। तो ये जो वर्ष है, दो टर्म हैं, इनसे आप बिल्कुल भली भांति आपका परिचय इनसे होना चाहिए। अब ये जो दो टर्म्स आपने समझी, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको यही बताया है कि कर क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई,
और ये कितने प्रकार का होता है, और फिर आपके बताया मैंने असेसमेंट ईयर, और फिर आपको बताया प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में आपको बताया गया। अब देखो, कर निर्धारण के लिए टर्मिनोलॉजी, जो पहला पार्ट अपना इनकम टैक्स का है, उसमें बहुत सी टर्म्स हैं, तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं दूसरी टर्म हैं उनकी आपको व्याख्या करूंगा। आज के लेक्चर में इतना ही है बच्चों। आपने ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए और इस के बारे में आयकर की जो शुरुआत है बीकॉम सेकेंडरी का फर्स्ट पेपर एवीएसटी का, उसके बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर लिए। अगर आपको इस वीडियो में आवाज़ कम सुनाई देती है तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी अच्छी तरह से सुन जाएगी। इसी तरह से ये आज अपना पहला लेक्चर मैंने आपको दिया है इनकम टैक्स के पेपर का, अपनी शुरुआत की है और इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।